हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू कीमो प्लस लॉरिका गाइस। एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है, स्पेशली ये सीरीज है। एंड मैं आपको बता दूं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन कर ली है। एंड दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में आने वाले हैं जून के टाइम में, जो अभी आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा, वो भी हम उसमें कवर अप कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक अटैच कर दे रही हूँ, उसको देख लेना। एंड आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसमें से भी जो जो जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक आपके आएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं बताती जाऊंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड जो न्यू कमर्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। गाइज, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज जरूर देख लेना, क्योंकि बेसिक चीजें आपको वहीं से समझ में आएंगी ना। आगे तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी हैं, रिवीजन इन सेंस की बहुत सी चीजें जो मैं पढ़ा चुकी होंगी, अगर आपको नहीं आता होगा। सो इस वजह से आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है पायरोल। पायरोल या एजोल हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मूला ये हम पहले कर चुके हैं, राइट। 5 मेंबर्ड रिंग है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। किसमें किसमें होता है ये ध्यान रखना। अब एल्केलॉइड्स, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ठीक है। जो आपका सेंटर में मैग्नीशियम होता है ना क्लोरोफिल में, इस साथ में आपके चार चीजें जो यहाँ अटैच होती हैं वो ये पायरोल ही होता है। मैं कह रही थी ना आपको, आगे जाके आपको पता लगेगा। पायरोल की रिंग्स आपकी चार अटैच होती हैं उसमें, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये याद रहेगा, हीमोग्लोबिन में भी ऐसे ही अटैच होती हैं, ठीक। मेन चीज है इसके मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल। अब देखो, प्रिपरेशन वाले जितने आपकी रिएक्शंस है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं वो, ठीक है। पायरोल की अलग है, फ्यूरेन की, इसकी, ऑक्सायोफिन की, उसके बाद आगे भी आपकी पिरिडीन वगैरह की। तो रिएक्शंस बहुत सारी हैं। किस पे ज्यादा फोकस देना है, किस पे कम, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो सबसे पहला मेथड है एसिटाइलिन से। एसिटाइलिन यानी कि आपका इथाइन, ठीक है। इथाइन से आपका कैसे बनेगा, आपको दो इथाइन के मॉलिक्यूल्स लेने हैं, एक एमोनिया, और बस इसमें आप जब उसको रेड हॉट ट्यूब में, यानी कि काफी रेड हॉट, उसको आप हीट करते हो तो पैरोल बन जाता है, साथ में H2 निकल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप कर सकते हो, ये नीचे वाली आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो पहली वाली जो रिएक्शन आपने करनी है, ये वाली आप छोड़ सकते हो कि इथाइलिन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब आप ट्रीट करते हैं, कॉपर का आपका जो ये कैटलिस्ट है उसका यूज करके, तो भी आपका पैरोल बनता है। ये वाली आप स्किप कर सकते हो, ऊपर वाली कर लेना, ठीक है। फिर है अमोनियम म्यूकेट से। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, इसको कर लेना। अमोनियम म्यूकेट का मतलब क्या है, फॉर्मूला आपका देख सकते हो, 5 रिंग ही, 5 आपके सेंटर्स ही है ना, मतलब 5 आपका रिंग ही बनेगा। COONH4 इधर भी है, CONH4 इधर भी है, उधर क्या क्या है, CHOH, सब जगह बाकी यही है, ठीक है। अमोनियम म्यूकेट। तो ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में 473 केल्विन पे जब इसको हीट करते हैं तो पारोल बनेगा, और क्या निकलेगा, हमें पता है अमोनिया का हमारा कोई रोल नहीं है, अमोनिया निकल जाएगा। अब एक आप सोचोगे एक ही क्यों निकला, एक NH तो यहाँ आ गया ना, इसलिए अमोनिया निकलेगा। यहाँ से आप देख सकते हो ये इतना कुछ एक्स्ट्रा भी है ना, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, ये, ठीक है। तो दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, चार वाटर के मॉलिक्यूल्स, एक अमोनिया, ये साथ में निकलेगा अलोंग विद द पारोल, ठीक है। दूसरी रिएक्शन, सक्सिनिमाइड। अब आपने सक्सिनिक एसिड पढ़ रखा होगा ना, अगर सक्सिनिक एसिड पढ़ रखा है तो सक्सिनिमाइड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उसी का इमाइड है। एमाइड और इमाइड में फर्क होता है। CONH2, ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे लिखते हो CONH2, ये एमाइड होता है बेटा। और जब ये एक H आप कम कर दो, ठीक है, तो इमाइड हो जाता है। एक H, ये आप देख सकते हो ना, CONH, जब आप एक H हटा देते हो तो क्या बन जाता है, इमाइड। तो हमने यहाँ पे सक्सिनिमाइड लिया है, इसको जब आप रिएक्ट करते हो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, डिस्टिल करते हो उसकी प्रेजेंस में, तो आप देख सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर अगर किसी को याद है सक्सिनिमाइड का, तो मुश्किल थोड़ी है पायरोल बनाना, राइट। अब ये जरूरी क्या है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रहे सक्सिनिमाइड का, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड में वो चार कार्बन आपके इस तरह से अटैच होते हैं, वहीं से बना है सक्सिनिमाइड, ठीक। तो CO इधर भी है, NH इधर, 2 CH2, तो चार कार्बन है, ये याद रखना, ठीक। ये चीज याद रखनी इसलिए आसान है कि आपको पैरोल का फाइनल जो अगर स्ट्रक्चर याद है तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जब आप हीट करोगे, सबसे पहले तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ठीक है। ये आपको ध्यान हो, आपने रिएक्शन जिंक डस्ट वाली पहले भी कर रखी है, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O का OH बन जाता है। आई थिंक कभी एल्डिहाइड्स वाले में आपने शायद पढ़ रखा हो, तो अगर नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, अब याद रखना। C डबल बॉन्ड O आपका कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, कन्वर्ट हो जाता है OH में, ठीक है। सो ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये OH हमें नहीं चाहिए, हमें यही हटाना है बस। आपका जिंक ऑक्साइड ये फर्दर आगे कन्वर्ट, आपका जो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो ना, फर्दर आगे ये जिंक ऑक्साइड निकल जाता है, और रिमेनिंग आपका वही कंपाउंड आ जाता है जो आपको चाहिए, यानी कि पैरोल, ठीक है। जिंक डस्ट वाले में यही होता है, जिंक ऑक्साइड लास्ट में निकलता है साथ में, ठीक।
फिर है आपके फ्यूरैन से, फ्यूरैन वाली आपको करनी है। फ्यूरैन क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जगह आपको NH लेके आना है, तो अमोनिया से आप ट्रीट करोगे, ठीक। और कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो आप Al2O3। Al2O3 आपका एल्यूमिना होता है, ठीक है। ये कैटलिस्ट है, हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो तो पायरोल एंड साथ में वाटर बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता है NH यूज होगा, 2 H यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, बन गया वाटर, ठीक है। एक फ्यूरैन की रिएक्शन हो गई, एक सक्सिनिमाइड हो गई, अमोनियम म्यूकेट और एसिटाइलिन। 4 रिएक्शन है जो आसान है अभी तक। ये है वेरी इंपॉर्टेंट वाला, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये आपने करके रखना है। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल डेरिवेटिव्स, जो पायरोल के डेरिवेटिव्स हैं उनको कैसे बनाना है। अब आप सोचोगे पायरोल डेरिवेटिव्स ये आपके सिलेबस में हैं और ये आपको आने चाहिए। 1,4 डाइकीटोन्स, जैसे ये है, एक कार्बन, 2, 3, 4, 4 कार्बन है ना, पहले और आखिरी वाले पे आपका ये देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी, आपका जो सेकंड वाला आपका कार्बन है एंड इधर से भी जो आपका सेकंड कार्बन है, यानी कि सेकंड एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो इन दोनों पे मोस्टली जब आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और वैसे भी 2 कीटोन्स है तो डाइकीटोन्स है ये, 1,4 डाइकीटोन, ठीक। 1,4 डाइकीटोन आप जब यूज करते हो और रिएक्शन आप किसकी करवा रहे हो, अमोनियम कार्बोनेट या अमोनिया, दोनों में से कोई भी चीज आपको ट्रीट करनी पड़ेगी, रिएक्ट इससे करवाना पड़ेगा, तभी आपका NH आएगा। अमोनिया या अमोनियम कार्बोनेट 373 केल्विन पे जब आप रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, पायरोल, लेकिन उसका डेरिवेटिव बनेगा। इधर वाला CH3 और इधर वाला CH3 साथ में आ रहा है। इस मेथड में आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली आप डाइकीटोन को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, जो पैरोल का डेरिवेटिव है उसमें। अगर यहाँ सक्सिनल्डिहाइड यूज किया जाएगा तो आपका पैरोल ही बनेगा, लेकिन पुअर यील्ड में बनेगा। सक्सिनिमाइड यूज किया था ना आपने, याद है, वैसे ही आपका सक्सिनल्डिहाइड भी यूज हो सकता है इसको, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली खाली रिएक्शन कीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसका मैकेनिज्म नहीं करना, सिर्फ रिएक्शन आनी चाहिए, कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अमोनिया, अमोनियम कार्बोनेट, प्राइमरी अमीन भी यूज हो सकता है, हाइड्राजीन भी। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इन सब में से आप किसी को भी अगर रिएक्ट करवाओगे इस डाइकीटोन के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा, पैरोल का डेरिवेटिव। गॉट इट। फिर नेक्स्ट है आपका नूर पैरोल सिंथेसिस। इसमें भी आपकी वैसे ही टाइप की रिएक्शंस हैं, बट इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो, मैं अभी बता रही हूँ। तो इथाइल अल्फा अमीनो एसिटोन, अब ये देखो, देख सकते हो ना आप, कितना कुछ बड़ा बड़ा है, हो सकता है शायद ध्यान भी ना रहे आपको, राइट। ये डेरिवेटिव बन रहा है, सो यू कैन स्किप दिस। आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में उतना डिटेल में मेंशन तो नहीं कर रखा है सिलेबस में, बट ये वाली रिएक्शंस आप स्किप कर सकते हो। हाँ, जिसको ज्यादा ही पढ़ने का शौक है वो पढ़ सकता है, मैंने रिएक्शन इसीलिए PPT में दे दी है, ठीक है। किया क्या है हमने, इथाइल अल्फा अमीनो एसिटो एसिटेट को यूज किया है। एसिटो एसिटेट का मतलब क्या होता है, एसिटो वर्ड मतलब CH3CO, ठीक है, और एसिटेट का मतलब कि एस्टर कोई आपका कंपाउंड है, ये एस्टर है आपका, ठीक है। एंड दूसरे वाला भी आपका इथाइल एसिटो एसिटेट है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया है, इथाइल अल्फा अमीनो एसिटेट, मतलब एक आपने H हटा के अमीनो लगा दिया है साथ में, ठीक। तो ये दोनों आपस में से ही बने हुए हैं। ये आपका बीटा कीटो एस्टर है, इसको जब आप एस्टिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपका ये डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव आपका बनेगा कैसा, पैरोल जैसे रिंग बनाओ, उसके बाद क्या करो, अपोजिट अपोजिट में CH3 लगाओ और अपोजिट अपोजिट में COOCH25 C2H5, ठीक है। तो ये आपको करना है जी इसमें। तो ये अगर याद रह जाए वेल एंड गुड, नहीं याद रहता नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसकी पहली वाली रिएक्शन लेकिन करनी है, वो नहीं भूलनी है, ठीक है। फिर आपकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, बट स्टिल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कलरलेस लिक्विड होता है ये पैरोल, है ना। एंड काफी जल्दी ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप इसको खुला रख दोगे तो, ठीक है। अगर आप इसका सपोज करो बॉटल, टाइट बॉटल में नहीं रखोगे, खुला रख दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन से कलर में, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जैसी इसकी स्मेल होती है। क्लोरोफॉर्म की स्मेल अगर किसी ने कभी लैब में टेस्ट करते टाइम सूंघी हो, पंजेंट सी स्मेल होती है, तो क्लोरोफॉर्म जैसी इसकी स्मेल होगी। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने पहले भी किया था ना पिछले लेक्चर में, कि एरोमेटिक कैरेक्टर है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे ही, ये कंपाउंड्स शो करेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन जो टू डोनेट इट लोन पेयर टू द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें पैरोल में काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बेंजीन, तो पैरोल इज मच मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। एंड हाईली रिएक्टिव जो आपके बेंजीन डेरिवेटिव्स है जैसे फिनोल्स, एमीन्स, ठीक है, उससे रिजेंबल करता है। तो आपको इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन जो आपको रिएक्शंस करनी है और उस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। ये चीज है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्या है ये कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी जो भी होगी वो होती है सेकेंड पोजीशन पे, जो होती है सेकेंड पोजीशन पे या फिर थर्ड पोजीशन पे। देखो क्या लिखा हुआ है, इन अकर प्रेफरेबली एट द अल्फा, अल्फा पोजीशन होता है ना वो, और सेकंड पोजीशन एंड द बीटा और थर्ड पोजीशन इज अटैक्ड ओनली व्हेन अल्फा पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड। तो अगर पहले तो सेकंड पोजीशन पे हो गया, अगर सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी होगी। मतलब जो भी आपका जैसे ब्रोमीन हैलोजनेशन करवा रहे हो, ब्रोमिनेशन करवा रहे हो, ब्रोमीन आके कहाँ अटैच होगा, सेकंड पोजीशन पे। अगर सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई है तो थर्ड पोजीशन पे जाएगा। देखो एक चार्ट है, ये सारी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट अच्छे से आना चाहिए। अब तक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने क्या इंपॉर्टेंट था, पालनॉर सिंथेसिस, वो इंपॉर्टेंट था। देखो मैं दोबारा से बता देती हूँ, डाउट ना रहे किसी बच्चे को इस वजह से, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये जो आपकी रिएक्शन थी ना, ये वाली स्टार्टिंग वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी ना, मैंने कहा था। मतलब इन जनरल आप हैं भी आसान, एक बार रीडिंग मार लोगे काफी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आया। उसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट सीधे यही आया है, ठीक है। तो पैरोल में अब इसमें आप देख सकते हो किया क्या, ये था आपका पैरोल सेंटर में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोरीनेशन करी है, किसकी प्रेजेंस में, SO2Cl2। क्लोरीनेशन में देखो दोनों सेकंड पोजीशन में क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, दैट्स इट। फिर हमने इधर क्या किया है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आपको ध्यान है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो, आपने कपलिंग रिएक्शन उसमें याद है ऑरेंज कलर का डाई बनता है, पहले भी पढ़ रखा होगा। तो कपलिंग रिएक्शन आपका pH 4 to 5, ये याद रखना है। डाइजोनियम क्लोराइड, इसको जब भी करोगे सेकेंड पोजीशन पे ये लग जाएगा। ये कहाँ से आया मैं बताती हूँ, ये एंड N2Cl, तो आपका लगा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका लगा है, ये AR होता है ना, अराइल है आपका, अराइल N2, ये वाला N2Cl एक्चुअली ऐसे था, तो अराइल N2 आपका अटैच होगा, जाहिर सी बात है अराइल के साथ अराइल नहीं होगा, नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो ये आपका पैरोल का डेरिवेटिव बन गया। इसका नाम अगर बहुत याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये वाला जो आपका कपलिंग रिएक्शन, मतलब जितनी रिएक्शंस है आपकी, ये करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर राइमर टैमन रिएक्शन, इसमें याद है आपका जो नॉर्मल आप राइमर टैमन रिएक्शन जब भी आपने करी थी, फिनोल के साथ करी हुई है, सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड बनता है ना। क्लोरोफॉर्म के साथ सैलिसल्डिहाइड बनता था और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ सैलिसिलिक एसिड बनता था। यहाँ पे भी वही पोजीशन, वही बात है कि राइमर टैमन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे। ज्यादा कोई आपसे पूछ ही नहीं रहा है, मैकेनिज्म तो करना नहीं है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। राइमर टैमन रिएक्शन मतलब कि आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच करना है, कहाँ करना है, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो तीसरी पोजीशन पे करना है। तीसरी पोजीशन का मतलब ये वाली हो जाएगी, ठीक है, ये वाली, ये और ये वाली, गॉट इट। फिर आपका क्या है, हाँ ये वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये कर लेना, ठीक है। ये ना एक्चुअली रब हो गया, दैट्स ये वाली रिएक्शन। किया क्या इसमें, पैरोल से आप रिएक्ट करवा रहे हो CH3 ट्वाइस NCHO POCl3 एंड सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। सो नेम रिएक्शन ये वाली जो है, ये कभी कभार पूछ ली जाती है। इसको जब आप करोगे तो भी आपका एल्डिहाइड बनेगा, गेटरमाइन फॉर्मुलेशन आप करोगे तो भी एल्डिहाइड बनेगा, राइमर टैमन रिएक्शन करोगे तो भी एल्डिहाइड बनेगा। तो आपने करना क्या है, एक तो नाम ध्यान रहे, दूसरा रीएजेंट याद रहे। रीएजेंट यहाँ आप देख सकते हो, 2 मिथाइल लगा है ना, और यहाँ ये एल्डिहाइडिक सा कुछ लगा हुआ है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है, POCl3 की प्रेजेंस में। और यहाँ क्या है, HCN, गेटरमैन फॉर्माइलेशन, ठीक है। फॉर्माइलेशन होता है जब आप C डबल बॉन्ड O कहीं अटैच कर रहे होते हो, फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप आप लगा रहे होते हो। तो जैसे आपकी ये रिएक्शंस है वैसे ही यहाँ पे भी है, देखो क्या है, एक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन जब भी करते हो आप, सारी पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, सारी पोजीशन पे आयोडीन लग जाता है, मतलब पॉली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। क्लोरीन में नहीं हुई है, क्लोरीन में 2 क्लोरीन लगे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारी पोजीशन पे लगेगा। एसाइलेशन में खाली सेकंड पोजीशन पे लगा, ठीक है। और जो आपका सल्फोनेशन है वहां पे भी सेकंड पोजीशन पे लगा, नाइट्रेशन में भी खाली सेकंड पोजीशन पे। तो ये आपके 3 मोनो सब्स्टिट्यूशन है और नीचे वाले दोनों पॉली सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। रीएजेंट की बात, रीएजेंट I2KI एक्वस, यहाँ पे क्या है Br2C2H5, इसमें आपका ना कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में ही आएगा, है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब या इस तरह से आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन पैरोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन। इस तरह से आपको रिएजेंट भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एंड कंप्लीट द रिएक्शन तो आप कर ही लोगे, आसान है, ठीक है। इथेनॉल की प्रेजेंस में कर रहे हो यहाँ पे आप, राइट। एंड उसके बाद इथेनॉल यहाँ पे एक्चुअली पोलर सॉल्वेंट हो गया ना, इस वजह से ये आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर आपने पहले भी ये, मैंने पता नहीं किस चीज में कहाँ पढ़ाया था ये, बट अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट कि पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट होने का बड़ा फर्क पड़ता है।
ब्रोमिनेशन जब आप एक बार करवा रहे हो तो CS2 की प्रेजेंस में कराते हो तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है, वाटर की प्रेजेंस में यानी ब्रोमीन वाटर ऐड कराते हो तो पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है एसाइलेशन में, ये आपने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया SnCl4 की प्रेजेंस में। सल्फोनिक एसिड जब आपका बनेगा यानी कि आपने सल्फोनेशन कराना है तो SO3 pyridine, ठीक है। H2SO4 यूज नहीं करना है, pyridine यूज करना है और SO3 यूज करना है, ठीक है। नाइट्रेशन HNO3 एसिटिक एनहाइड्राइड भी है और 278 केल्विन, ठीक। ये जितनी रिएक्शन है इसको अच्छे से कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। पालनॉर सिंथेसिस और ये आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, गॉट इट। फिर आपका नेक्स्ट क्या है कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। मेन पॉइंट्स आपके सबसे पहले देखो, जितने भी आपके माइल्ड रिएजेंट्स हैं, मतलब ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ पैरोल, माइल्ड रिएजेंट्स जो आपके हैं उनकी जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे यूज हो रही हैं टू कैरी आउट दीज रिएक्शंस। पहली बात तो ये, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो आपका माइल्डर रिएजेंट्स भी इस्तेमाल हो जा रहे हैं रिएक्शन को करवाने के लिए, ये मतलब है। क्यों है, अगर सपोज को पूछ लिया जाए ना कि माइल्डर रिएजेंट्स या जो रिएक्शन की कंडीशंस है वो काफी माइल्ड क्यों है, क्योंकि पैरोल काफी रिएक्टिव है इस वजह से, फाइन। फिर पैरोल पॉलीमराइज कर जाता है इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन, इसीलिए नाइट्रेशन जो आपका कैरी आउट किया गया आइदर विद नाइट्रिक एसिड इन एसिटिक एसिड और एसिटाइल नाइट्रेट। तो कंसेंट्रेटेड एसिड आपने देखा होगा हमेशा नाइट्रेशन में H2SO4 साथ में होता था, यहां नहीं लिया हमने, क्यों, क्योंकि ये पॉलीमराइज कर जाता है, ठीक है, क्लियर रहेगा। इसीलिए सल्फोनेशन को भी आपने कैरी किया पिरिडीन में। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाई सल्फोनेशन इज कैरीड आउट विद SO3 इन पिरिडीन, ठीक है ना। आप समझ में आ गया, पैरोल रिएक्टिव ज्यादा है, पॉलीमराइज कर जाता है, तो दोनों के लिए आंसर समझ में आ गया नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन में। अगला पॉइंट, क्लोरीनेशन आपका SO2Cl2 के साथ कैरी किया जाता है, ब्रोमिनेशन ब्रोमीन इन इथेनॉल एंड आयोडिनेशन I2 विद KI सॉल्यूशन, ये तो आप अभी भी कर चुके हो। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन का भी आपको पता है, स्टैनिक क्लोराइड था SnCl4 एंड वो क्या है, वीकर ल्यूइस एसिड है देन एनहाइड्रस AlCl3, मतलब बहुत माइल्ड रिएजेंट है, ज्यादा आपको ऐसा कुछ यूज नहीं करना पड़ा। राइमर टाइमन रिएक्शन में अटैकिंग स्पीशीज डाइक्लोरोकार्बिन है, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्लोरोफॉर्म जब आपका वहाँ पे आपका KOH मीडियम था ना, बेसिक मीडियम था, तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O और डाइक्लोरोकार्बिन बनाया, मतलब एनायन बनाया उसका, फर्दर आपका डाइक्लोरोकार्बिन एंड Cl नेगेटिव एक निकल जाएगा, ठीक है। फिर बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रोजन एटम के पैरोल में वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इन्वॉल्व है, तो इसीलिए पैरोल आसानी से इलेक्ट्रॉन मतलब देगा नहीं, एंड दैट्स व्हाई लिटिल बेसिक करेक्टर, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में दूसरा पॉइंट बेसिक करेक्टर वाला क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, निपट गया। एसिडिक करेक्टर का मतलब क्या है, अगर ये एसिडिक नेचर है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भाई साहब सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, दैट्स इट। एसिडिक नेचर के कारण पैरोल आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट कराता है, एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या बनता है, आपका जो सॉल्ट्स बनते हैं ना वैसे ही यहाँ बनेगा NMgBr, साथ में क्या निकल गया CH4, तो यहाँ का H था वो CH3 के साथ चला जाएगा, ठीक है। RMgX में जो इस रिंग के साथ N के साथ MgX लग जाएगा, X जो भी हैलोजन होगा, साथ में आपका जो भी R वाला पार्ट होगा उसका एल्केन बन जाएगा, ठीक है। फिर है एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर को प्रूव करने के लिए आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको लिखने हैं जो आपने पहले भी लिख रखे हैं। एसिडिक करेक्टर का मतलब क्या है कि आपने वो H हटा दिया, H हटाया तो यहाँ पे उसके अपने इलेक्ट्रॉन देखे जाएगा, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, इन्हीं नेगेटिव चार्ज को आप आगे रिंग में इस तरह से डीलोकलाइज होते हुए दिखाओगे। जो आपने पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे थे वो इसकी याद है स्टेबिलिटी वाले लिखे थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉर्मल लिखे थे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहे थे, लास्ट लेक्चर में जो हमने कराया था किया था वो आप देख लेना, ठीक। यहाँ पे एसिडिक करेक्टर आप शो कर रहे हो तो H हटा दोगे, H के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज, इसको आप डीलोकलाइज करवा रहे हो। पैरोल एनायन उसकी आप स्टेबिलिटी दिखा रहे हो इज मच मोर रेजोनेटली स्टेबलाइज्ड देन पैरोल, ठीक है। पैरोल के आपने पहले लिखे थे, ये पैरोल एनायन के हैं, फाइन। सो इस वजह से आपका क्या है दिस इज बिकॉज अनलाइक पैरोल नन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरोल आयरन इन्वॉल्व सेपरेशन, जो मैंने आपको बताया ना सेम वही चीज कि वहां पे आपके सेपरेशन हो रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के, वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर काउंट नहीं करे किए जाएंगे, है ना, एक ही स्ट्रक्चर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके 5 स्ट्रक्चर हो गए, ये ज्यादा आपका स्टेबल है इन कंपैरिजन टू पैरोल, मतलब पैरोल एनायन में कन्वर्ट होना चाहेगा, है ना। फिर क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज एट पोजीशन सेकंड एंड थर्ड, पैरोल एनायन या पैरोल मैग्नीशियम हैलाइड्स क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी और तीसरी पोजीशन पे ही क्यों ऐसा होता है। तो
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरी तीसरी पोजीशन पे क्यों होती है, क्योंकि ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख के दिखाने पड़ेंगे। एसडी कैरेक्टर की मदद से आप सारा शो करते हुए बताओगे कि भाई इस वजह से आपका सेकंड थर्ड पोजीशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरी या तीसरी पोजीशन पे होना प्रेफर करती है। गॉट इट। फिर आपका रिडक्शन अगर आप कराते हैं तो रिडक्शन पैरोल का कराओगे कई तरह से है। जिंक और एस्टिक एसिड की प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बन रहा है 3 पैरोलीन, मतलब एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसको और फर्दर आप करवाओगे HI की प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड हट गया। पैरोल से पैरोलिडीन डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो सकता है अगर आप कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, निकल एंड हाइड्रोजन ऐड करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, आई थिंक इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड इतना चलो इसको कर लेना, बट ठीक है, इट इज ऑल्सो बिट आई कैन से इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बट इम्पोर्टेंट है। एसिडिक नेचर वाली चीज वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट था आपका। ये भले आई थिंक मैंने सारा बता ही दिया। एसडी कैरेक्टर ये वही वाला क्वेश्चन, मतलब कंटिन्यूटी में है। एसडी कैरेक्टर चाहिए वाला चाहिए, एक ही बात है, पूरा सेम पॉइंट ही है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, पैरोल ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एस्टिक एसिड की प्रेजेंस में। आप देख रहे हो सब जगह एस्टिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? क्योंकि पैरोल हमारा काफी रिएक्टिव है, ठीक है। यहाँ फिर से इमाइड बन गया है, ठीक, बट ये वाली आप स्किप कर सकते हो। मैलिक एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन ये भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैलिक एनहाइड्राइड वाली नहीं, इसको रहने दो, इसको स्किप मत करो, इसको कर लो, ठीक है। पैरोल डज नॉट अंडरगो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन आपकी फ्यूरैन में आएगी, तो क्या चीज होती है आपको वहां पता लगेगा। पैरोल मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड यहाँ पे COH होता है, मैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो पैरोल तो रहेगा और यहाँ पे ये मैलिक एसिड डाइओइक एसिड सा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम कर लेना, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है 2 पैरोलाइल ब्यूटेन 1,4 डाइक एसिड, ठीक है। सो ये आप 2 पोजीशन पे पैरोलाइल क्यों लिखा है, क्योंकि ये पैरोल था, और इल क्यों लगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन पार्ट है, क्योंकि एसिडिक ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, राइट। सो इसलिए सेकंड पोजीशन पे 1 2, ये सेकंड पोजीशन पे आपका ये वाला पार्ट लगा है, इसलिए 2 पैरोलाइल एंड ब्यूटेन 1,4 डाइकोइक एसिड, ठीक है। ये वाली रिएक्शन जरूर कर लेना, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग क्लीवेज आप छोड़ सकते हो, ये मैंने जस्ट ऐड डाउन कर दी क्योंकि आपके सिलेबस में था, बट यू कैन लीव दिस, इसको भी आप छोड़ सकते हो, इसको भी छोड़ सकते हो। रिंग एक्सपेंशन में क्या है, आप डाइक्लोरोकार्बिन को ऐड करवा रहे हैं, तो आप रिंग बड़ी कैसे करोगे, मतलब 5 से आप 6 मेंबर वाली रिंग कैसे बना रहे हो, और क्लीवेज में क्या है कि रिंग आपको तोड़नी ही है, तो डाइऑक्साइम आपकी बनेगी। ये दोनों रिएक्शन आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैरोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फ्यूरैन, इसी तरह से हम फ्यूरैन करेंगे, फिर हम थायोफीन करेंगे। तो आप फटाफट से अब 2 लेक्चर्स हो गए हेटेरोसाइक्लिक के, पिछले वाला और ये वाला अच्छे से रिवाइज कर लेना। जिनको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट कहा है उसको अच्छे से पढ़ के जाना अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।